नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया में इस वक्त आक्रमण का दौर है, प्रहार प्रचंड है, वार लगातार है। कहीं गोलियों की गूंज से शहर कांप रहे हैं, कहीं मिसाइलों की बरसात ने आसमान काला कर दिया है। किसी मोर्चे पर हाहाकारी तस्वीरें सामने आती हैं, इमारतें ढह रही हैं, सीमाएं टूट रही हैं। आज आक्रमण में 3 बड़ी वैश्विक तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 3 मोर्चे जो आने वाले दिनों में ये कहा जाए दुनिया का चेहरा बदल सकते हैं। वो ये हैं वो 3 बड़ी तस्वीरें जिन पर आज रहेगा मुख्य फोकस। पहली तस्वीर जो सामने आई वो आई यूक्रेन के आसमान से। किस तरह से यूक्रेन का आसमान फिर से लाल हो चुका है। रूस की बमबारी और ड्रोन हमलों ने इस बार 4 साल की जंग को एक नई चरम सीमा पर ला दिया है। बिजली की लाइनों पर आग, रेलवे स्टेशन ध्वस्त और लोगों की चीख पुकार। ये सिर्फ खबर नहीं, ये वास्तविक जंग की तस्वीर है। दावा है सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को रोक दिया गया, लेकिन नुकसान और डर अभी भी आंखों के सामने है लोगों की। जो दूसरी तस्वीर आई विश्व युद्ध के प्लान की। नाटो और रूस दोनों अपनी सीमाओं को, अपनी सेनाओं को तैयार कर रखे हैं। ड्रोन F-35 और F-16 लगातार स्क्रैम्बल कर रहे हैं। रूस ने ब्लैक सी में फ्लीट और S-400, S-500 डिफेंस तैनात कर दिए। ये कोई अभ्यास नहीं, ये संकेत है कि यूरोप और रूस हर मोर्चे पर टकराव के लिए तैयार है। 4 साल की जंग अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रही। युद्ध समुद्र, आकाश, ऊर्जा पर पूरी तरह से फैल चुका है। जो तीसरी तस्वीर आई वो गाजा में हमास और इजराइल फिर से टकराव की कगार पर है। हमास कह रहा है कि हम हथियार छोड़ेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर, और इजराइल का जवाब भी सख्त है, गाजा स्वतंत्र राज्य कभी नहीं बनेगा। युद्ध विराम के बीच भी बम की आहट है। भूख, दवाइयों की कमी और भय ने यहाँ की जिंदगी को रोक रखा है। हर विस्फोट सीधे मासूमों के दिल पर गिर रहा है और दुनिया देख रही है कि मध्य पूर्व का संकट कब बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगा। तो ये है आज की 3 बड़ी तस्वीरें। यूक्रेन में तबाही, यूरोप में रणनीतिक टकराव और गाजा में फिर कयामत की आहट। 4 साल की जंग, लगातार बढ़ता तनाव और मासूमों पर बढ़ता बोझ। ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि ये चेतावनी भी है। जंग अब हर मोर्चे पर फैल चुकी है और अगले पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। चलिए शुरुआत करते हैं आक्रमण की। बात यूक्रेन की रात किसी कयामत से कम नहीं है और इसी से जुड़ी हुई खबर सामने आई। रूस ने यूक्रेन पर कहर ढा दिया। रात भर 700 हवाई हमले हुए हैं। जी हां, 650 ड्रोन, 51 मिसाइलों की बौछार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पावर स्टेशंस, रेलवे यार्ड, ऊर्जा और सैन्य ठिकाने, सब कुछ टारगेट किया गया। यूक्रेनी एयरफोर्स ने डटकर मुकाबला किया। कई ड्रोन, मिसाइलें मार गिराई, लेकिन तबाही और डर फैल चुका है। यूक्रेन का आसमान लाल है, शहरों में सायरन बज रहे हैं और लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। यह हमला सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि चेतावनी भी है कि जंग की आग अभी बुझी नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर आक्रमण की जान लीजिए। रूस ने यूक्रेन पर भीषण बमबारी की, ताबड़तोड़ बमबारी की। रूस ने यूक्रेन पर 700 हवाई हमले किए हैं। यह बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर 700 हवाई हमले किए, 650 ड्रोन और 51 मिसाइल पूरी तरह से यहां पर दागी। और कैसा रहा है नजारा ये देखिए, यहां पर सिर्फ दहशत भरी तस्वीरें हैं। किस तरह से दहला है यूक्रेन। रूस ने बिजली घरों को टारगेट किया और चारों तरफ से धुआं धुआं नजर आता है। दरअसल ये अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया और उसके बाद में जब आप तस्वीर देखेंगे तो अपने आप में वो तस्वीर हैरान कर देती है। इन तस्वीरों को जब आप विस्तार से देखेंगे, देखिए मिसाइल, ड्रोन एक एक करके कैसे यहाँ पर दागे गए हैं और चारों तरफ सिर्फ हड़कंप आपको नजर आ रहा है। ये एक बड़ा व्यापक स्वरूप, एक नहीं, 2 नहीं, कई अलग अलग जगहों पर ये मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले की तस्वीर। बमबारी की गई, भीषण बमबारी। यूक्रेन पर 700 हवाई हमले, 650 ड्रोन और ये विध्वंस, सिर्फ और सिर्फ विध्वंस। 51 मिसाइल किस तरह से दागी और पूरी तरह से दहल उठा यूक्रेन।
4 साल से चल रही जंग, हर दिन तबाही, हर रात मौत और इस हफ्ते इतिहास का सबसे बड़ा हमला। पिछली रात यूक्रेन के आसमान में अचानक बारूद की बारिश शुरू हो गई। रूस ने एक साथ 600 से ज्यादा ड्रोन और 50 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। हाँ, 600 से ज्यादा ड्रोन। पूरे यूरोप ने ऐसा हमला कभी नहीं देखा। हमले इतने तेज, इतने व्यापक और इतना खतरनाक कि यूक्रेन के हर इलाके में हवाई हमले की चेतावनी बज उठी। पावर स्टेशन, रेलवे यार्ड, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य ठिकाने, रूस ने हर जगह निशाना साधा। खास बात यह है कि रूस ने हमला यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस डे यानी कि सशस्त्र सेना दिवस के फौरन बाद ही किया था। यानी संदेश साफ है कि तुम्हारी सेना हमारी मिसाइलों के सामने कुछ नहीं। लेकिन यूक्रेन ने भी बिना लड़े झुकने से इनकार कर दिया। यूक्रेनी एयरफोर्स का दावा है कि 600 से ज्यादा ड्रोन में 585 ड्रोन मार गिराए गए और 51 मिसाइलों में 30 मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। रात भर आसमान में यूक्रेनी इंटरसेप्टर्स और रूसी ड्रोन एक दूसरे को चीरते रहे। हमलों में 8 लोग घायल हुए, जिनमें 3 कीव के फास्टिव इलाके में घायल बताए जाते हैं। फास्टिव में रेलवे स्टेशन ड्रोन हमले में पूरी तरह जल गया, ट्रैक मुड़ गए, इमारतें राख हो गई। आग की लपटें देर रात तक आसमान में उठती रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने आज फिर हमारी ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया। रूस सर्दियों को हथियार बना रहा है। जेलेंस्की की आवाज में गुस्सा था, थकान भी थी और बेबसी भी। यूक्रेन के नेशनल एनर्जी ऑपरेटर उक्रेनेर्गो ने लिखा, रूस ने कई इलाकों में बिजली घरों और पावर ग्रिड पर बड़े पैमाने पर प्रहार किया। निप्रो, कीव, खार्किव, उड़ीसा, ज़ेपोरिजिया, हर जगह अंधेरा छा गया। ट्रांसफार्मर उड़ गए, सब स्टेशन धधक गए, सैकड़ों किलोमीटर तक ब्लैकआउट फैल गया। रूस पिछले 4 साल से बार बार यही कर रहा है। सर्दियों में हीटिंग सिस्टम, पानी सप्लाई और बिजली ढांचे को टारगेट करना। यूक्रेन और पश्चिमी देशों का आरोप, रूस जानबूझकर जनजीवन को ठंड में ठहरने की रणनीति चला रहा है।
इसी बीच एक खतरनाक जानकारी सामने आई। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र में हमले के बीच बाहरी पावर सप्लाई कुछ समय बंद हो गई। रिएक्टर चाहे बंद हो, लेकिन ईंधन को ठंडा रखने के लिए बिजली जरूरी है। मतलब जरा सी चूक और यूरोप के बीच में न्यूक्लियर संकट खड़ा हो सकता है। ज़ेपोरिजिया साइट 4 साल से युद्ध के बीच फंसी है। सैनिक, तोपें, ड्रोन, मिसाइल सब इस साइट के आसपास घूम रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु साइट, लेकिन सबसे असुरक्षित भी। रूस ने भी पलटवार में दावा किया, हमने रात भर में सैकड़ों यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मॉस्को का आरोप, यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरियों को लंबी दूरी के ड्रोन से टारगेट कर रहा है। और ये सच भी है कि पिछले महीनों में यूक्रेन ने रूस की तेल इकाइयों पर लगातार हमले तेज किए हैं। रूस भारत समेत कई देशों को तेल बेचकर युद्ध की फंडिंग करता है। यूक्रेन और अमेरिका का आरोप है, रूस इसी पैसे से हथियार बनाता है। इसलिए कीव की रणनीति है, रिफाइनरियां उड़ाओ, राजस्व रोक दो और रूस को कमजोर करो। पिछली रात यूक्रेन ने रूस के रयाजान ऑयल रिफाइनरी पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया। रूसी लोकल अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की। तेल भंडार में आग लगी, कई यूनिटें बंद करनी पड़ी और रूस का सैकड़ों करोड़ का नुकसान बताया गया। लेकिन सिर्फ तेल रिफाइनरी नहीं, यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी सैन्य ठिकानों पर भी जबरदस्त हमला किया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस यूनिट ने रूसी एयरबेस को निशाना बनाया। एक सुखोई 24 बॉम्बर पूरी तरह नष्ट हो गया। क्रीमिया का जमीनी हिस्सा बार बार कांप रहा है और रूस इसे अपनी जमीन मानता है। यूक्रेन इसे वापस चाहता है। अब यूक्रेन ने युद्ध का एक और नया मोर्चा खोल दिया है। रूसी सीमा से लगे समंदर में यूक्रेन ने नई ड्रोन तैनाती शुरू कर दी है। ये ड्रोन साधारण नहीं, इन पर लगे हैं AIM-9L एयर टू एयर मिसाइल, जिनका इस्तेमाल फाइटर जेट गिराने में होता है। अब वो समुद्री ड्रोन पर लगाए गए हैं। ये तैनाती क्यों? क्योंकि यूक्रेन को डर है रूस ब्लैक सी में एक बड़ा ऑपरेशन चलाने वाला है।
और इससे पहले कि रूस समुद्र से हमला करे, यूक्रेन ने समुद्र को माइनफील्ड बना दिया। AIM-9L मिसाइल वाले ड्रोन रूसी जहाजों, हेलीकॉप्टरों और समुद्री विमान पर सीधा लॉक कर सकते हैं। रूस के लिए यह नया खतरा है और यूक्रेन के लिए यह नई उम्मीद। एक तरफ रूस का मेगा हमला, 600 ड्रोन से ज्यादा अटैक, 50 से ज्यादा मिसाइलें, दूसरी तरफ यूक्रेन का मल्टी फ्रंट जवाब, रिफाइनरी पर हार, एयरबेस तबाही, न्यूक्लियर रीजन पर दबाव, ब्लैक सी में नई तैनाती। जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं रही, ये समुद्र, आसमान, आर्थिक ढांचे और ऊर्जा तंत्र, हर दिशा की लड़ाई बन चुकी है। चार साल की लड़ाई में 2025 की ये रात सबसे खतरनाक साबित हुई। यूक्रेन का आसमान लाल चमक रहा था, सायरन चीख रहे थे, मिसाइलें दहाड़ रही थी और लोग बंकरों में कांपते हुए दिख रहे थे। अगली सुबह का इंतजार कर रहे थे। पश्चिमी देशों का कहना है रूस सर्दियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन का कहना है हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। लेकिन सच्चाई ये है जंग का संतुलन बार बार बदल रहा है। यूक्रेन की सेना कहती है हमले को निष्क्रिय कर दिया गया, रूस कहता है ये तो शुरुआत है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट के आसपास की गोलीबारी, समुद्री ड्रोन बताती है सैकड़ों ड्रोन रात भर गिरना, ऊर्जा ढांचे का ढहना, सभी संकेत यही कह रहे हैं कि यूक्रेन की लड़ाई अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर है। ड्रोन का हमला, मिसाइलों की बरसात, यूक्रेन की हिटिंग सिस्टम पर वार, रूसी रिफाइनरियों पर प्रहार, क्रीमिया में बमबारी और ब्लैक सी में नई तैनाती, यानी जंग अब चौतरफा फैल चुकी है। 4 साल की लड़ाई ने दो देशों को धक्का दिया है, लाखों को उजाड़ दिया है और दुनिया को डरा दिया है। लेकिन इस हफ्ते ने साबित कर दिया कि जंग खत्म होने वाली नहीं, बल्कि और खतरनाक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए आक्रमण में अब बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर की। बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर है, ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर बड़ा खतरा है क्योंकि यहाँ पर सभी बिजली सप्लाई बंद हो चुकी है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट में रात भर बिजली गुल रही। अब उसकी तस्वीरें भी समझिए। तस्वीरें जो एक एक करके सामने आई हैं वो एक बड़ी तस्वीर को यहाँ पर दर्शाती है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक एक करके जो तमाम संयंत्र हैं वो बड़े स्तर पर ध्वस्त हुए हैं। ये ज़ेपोरिज़िया के पावर प्लांट है जो पूरी तरह से बताया जा रहा है ठप रहे। रात भर यहाँ पर बिजली नहीं थी, बिजली सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई। और जो बड़े हमले हो रहे हैं वो किस तरह से डैमेज करते हैं, किस तरह से रूस लगातार अटैक कर रहा है। आप समझिए, बिजली सप्लाई बाधित है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वो ठप है, रेलवे स्टेशन को टारगेट किया जा रहा है, जो तमाम संयंत्र हैं, ऑयल रिफाइनरीज बड़े स्तर पर टारगेटेड है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ज़ेपोरिज़िया पर आखिर किस तरह का संकट मंडरा रहा है। ज़ेपोरिज़िया पर बड़ा संकट, दरअसल सबसे बड़ा ये कहा जाए फिलहाल तो बिजली का संकट नजर आता है। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट यहाँ पर पूरी तरह से ठप नजर आते हैं। बिजली नहीं होने की वजह से ये ठप है। पावर प्लांट में रात भर बिजली नहीं रही। लेकिन अब समझिए, ये तो रूस का एक तरह से वार था, अब यूक्रेन का पलटवार किस रूप में नजर आता है।
ज़ैपोरिज़िया प्लांट के पास में ही करारा अटैक एक तरह से नजर आया। ज़ैपोरिज़िया प्लांट के पास में अटैक, रूसी सेना पर ड्रोन से बड़ा हमला किया गया। यूक्रेन ने भी पावर प्लांट पर बड़ा प्रहार कर दिया। यूक्रेन आगे भी बड़ा हमला कर सकता है, ऐसे भी तमाम कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेनी सेना का रूसी जवानों पर ड्रोन हमला। जी हां, यूक्रेन की सेना ने रूस के जवानों को टारगेट किया है, ड्रोन अटैक किया है। हमले से बचने की कोशिश करते हुए यहां पर रूस के जवान इधर उधर भागते हुए नजर आए। ड्रोनी अटैक में कई रूस के जवानों के मारे जाने की भी खबर है। और ये बड़ी खबर, इसके पहले हमने देखा था कि ऐसा ही हमला रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया था। यहां पर पैदल चल रहे ये कहा जाए कि जो जवान थे उन पर टारगेट किए गए। और दूसरी तस्वीर अब आप देखिए, ये यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया था। हमले किस तरह से ताबड़तोड़ किए गए हैं। लेकिन इसी बीच जो बड़ी तस्वीर सामने आई, यहाँ पर टारगेट किया है एक एक करके तमाम यूक्रेन के जवानों पर। ये देखिए, यूक्रेन के जवानों द्वारा ये रूस के जवानों पर दरअसल ये अटैक था और मिसाइलें दागी गई है, ड्रोन अटैक किए गए हैं। और इस दौरान जानकारी है कि कई रूस के जवानों की जान चली गई। अब एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आक्रमण में अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा पलटवार इस दौरान नजर आता है। तो रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक है। आपको बता दें, यूक्रेन के सैनिकों पर रूस ने ड्रोन अटैक किया है और जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ा हमला है। और तस्वीरें चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं, कई जगहों पर यह हमले की तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के सैनिकों पर रूस का ये ड्रोन अटैक है। और समझिए, यूक्रेन के सैनिकों पर रूस ने अटैक किया। कुआंस्क के लुहांस्क तक रूस का यह अटैक नजर आता है। रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक, तो यूक्रेनी सेना का रूस जवानों पर ड्रोन अटैक। ये बड़ी तस्वीरें एक एक करके लगातार सामने आ रही हैं। और जो दोनों तस्वीरें हैं वो सिर्फ विध्वंस को दर्शाती हैं। यूरोप और रूस अब बस एक चिंगारी दूर खड़े हैं। तनाव जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, हालात उतने ही तेजी से युद्ध की तरफ झुक रहे हैं। नाटो के फाइटर जेट्स हर कुछ घंटे में स्क्रैम्बल हो रहे हैं। F-35, F-16 और यूरोफाइटर हवा में गश्त बढ़ा चुके हैं। रूस ने सीमा पार S-400, S-500 तैनात कर दिए। ब्लैक सी फ्लीट एक्टिव मोड में भेज दी गई। ड्रोन घुसपैठ, मिसाइल सिस्टम एक्टिवेशन और लगातार सैन्य अभ्यास ये बताने के लिए काफी है कि दोनों पक्ष अब बैकफुट पर नहीं, टकराव की राह पर है। यूरोप इस वक्त एक बार फिर से जंग की दहलीज पर है और दुनिया देख रही है ये तनाव कब चिंगारी बनकर यूरोप को आग में झोंक देगी। यूरोप एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। रूस और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ते तनाव ने माहौल को इतना गर्म कर दिया कि कभी भी किसी भी पल आसमान से बमों, मिसाइलों और ड्रोन की बारिश शुरू हो सकती है। कूटनीति की राहें लगभग बंद हो चुकी हैं। सीमा पर हथियार बंद सैनिक, टैंक और रॉकेट लॉन्चर तैनात हैं। रूस का रुख सख्त और यूरोप का जवाब उससे भी ज्यादा तीखा। आहट सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में नहीं बल्कि बारूदी हवा में तैरती महसूस हो रही है। खुफिया एजेंसियों की माने तो सिर्फ एक ट्रिगर और हालात चिंगारी से अग्निकांड बन सकते हैं।
तैयार, मिसाइल सिस्टम एक्टिव। टेक्नोलॉजी अब हथियार बन चुकी है और जंग का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। यूरोपीय यूनियन ने इमरजेंसी मीटिंग तेज कर दी है। रूस ने भी साफ कर दिया कि उसके कदम को कोई पीछे नहीं खींचेगा। दुनिया की नजरें इस टकराव पर जमी है क्योंकि यहाँ होने वाली एक चिंगारी पूरी दुनिया की नींद उड़ा सकती है। क्या यूरोप और रूस वाकई युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या आने वाले 24 घंटे दुनिया की दिशा बदल देंगे? और क्या एक और बड़ा युद्ध दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? तनाव बढ़ रहा है, क्राइसिस गहराती जा रही है और दुनिया पूछ रही है ये टकराव आखिर कहां जाकर रुकेगा। यूरोप का मैदानी तनाव अब आसमान में नजर आ रहा है। रूसी ड्रोन बार बार नेटो एयरबेस के करीब आते हुए पाए जा रहे हैं। कई ड्रोन सीधे सीमा पार करने की कोशिश करते हैं, कई रडार की इतने पास की नेटो सिस्टम थ्रेट लेवल रेड तक पहुंच चुके हैं। पिछले 7 दिनों में नेटो जेट्स ने 56 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं। इसका मतलब हर 3 घंटे पर एक स्क्रैम्बल। ये तादाद बताती है कि तनाव सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि खतरनाक स्तर पर तेजी से फिसल रहा है। नेटो का पूर्वी इलाका पिछले कई महीनों से तनाव का केंद्र रहा है, लेकिन इस हफ्ते सबसे बड़ा दबाव रोमानिया पर पड़ा। यहाँ पर 20 से ज्यादा बार नेटो फाइटर जेट्स को उड़ान भरनी पड़ी। F-16 ने भी उड़ान भरी, यूरो फाइटर भी उठा, F-35 भी हवा में भेजे गए। सीमा के पास उड़ान भरते रूसी ड्रोन कभी ब्लैक सी के ऊपर दिखे।
कभी डेन्यूब नदी के करीब। रोमानिया का कहना है कि रूस जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है। हर ड्रोन एक चेतावनी जैसा है। सबसे बड़ा सवाल, नेटो ने कितने ड्रोन पकड़े? जवाब है 50 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट किए जा चुके हैं। तो वहीं सैन्य विश्लेषक कह रहे हैं कि अब सिर्फ सर्विलांस नहीं बल्कि आक्रामक हवाई अलर्ट भी है। मतलब रूस नेटो की एयर डिफेंस की कमजोरी जांचना चाहता है और नेटो किसी भी कीमत पर अपना एयर स्पेस बचाने को तैयार है। ड्रोन घुसपैठ करने के बाद नेटो ने बड़ी रणनीतिक चाल चली है। अब तैनात कर दिया गया है एंटी ड्रोन शील्ड सिस्टम। ये सिस्टम डिटेक्ट करता है, जैम करता है और जरूरत पड़ने पर ड्रोन को हवा में तबाह करने की ताकत भी रखता है। ब्रुसेल्स की ब्रीफिंग में बताया गया कि ये रक्षा नहीं, रोकथाम की दीवार है। इसका मतलब अब ड्रोन सिर्फ खतरा नहीं, युद्ध का पहला वार माना जा रहा है। इस बीच नेटो के दो अहम देश पोलैंड और फिनलैंड ने संयुक्त सैन्य अभ्यास करना शुरू कर दिया है। ये अभ्यास टैंक, आर्टिलरी, मिसाइल सिस्टम और एयरफोर्स की संयुक्त ताकत दिखाता है। ये सीधे रूस के खिलाफ हमला तैयारी जैसा कदम है। फिनलैंड की सीमा अब रूस के सबसे करीब नेटो की नई दीवार है। पोलैंड की सेना यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से तक सपोर्ट लॉजिस्टिक्स भेज रही है। क्रेमलिन के एक अफसर ने कहा कि हमारी सीमा के सामने युद्ध की तैयारी दिख रही है। ये उकसावे का सीधा प्रमाण है। ये बयान पूरे यूरोप में हलचल पैदा कर गया। रूस भी चुप नहीं बैठेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, नेटो जितना तनाव बढ़ाएगा रूस उतना ही मजबूत होता जाएगा। सीमा के पास S-400 और S-500 एयर डिफेंस दोनों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ब्लैक सी फ्लीट फिर से सक्रिय मोड में भेज दी गई है। कई रणनीतिक ड्रोन नेटो की ईस्टर्न फ्लैंक पर उड़ते देखे गए। ये रूस का तरीका है बताने का, अगर नेटो आगे बढ़ेगा तो रूस पीछे कतई नहीं हटेगा। यूरोप में इस वक्त सबसे बड़ा डर यही है कि तनाव सीधे कोल्ड वॉर 2.0 में ना बदल जाए, क्योंकि ड्रोन घुसपैठ बढ़ रही है। फाइटर जेट्स लगातार हुंकार भर रहे हैं। एयर स्पेस स्क्रैम्बल हो रहा है। सीमा पर युद्धाभ्यास चल रहे हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। इतिहास बताता है कि ज्यादातर
युद्ध इसी तरह की गलतफहमियों से शुरू हुए हैं। किसी एक ड्रोन का गलत पथ, किसी एक जेट की गलत कार्रवाई या किसी सीमा रडार की एक गलत पहचान यूरोप को युद्ध की आग में झोंक सकती है। नेटो ने स्पष्ट कहा कि ये ड्रोन घुसपैठ एक गलती नहीं बल्कि पैटर्न है। नेटो का संदेश सीमा उल्लंघन अब सिर्फ चेतावनी नहीं, हमला माना जाएगा। दुनिया की निगाहें फिर से यूरोप रूस की ओर टिकी है। 2025 खत्म हो रहा है, लेकिन सवाल है क्या 2026 की शुरुआत खुशियों से नहीं बल्कि बमों की हो सकती है। पिछले कुछ महीनों में रूस ने अपनी सैन्य तैयारियों और चेतावनियों को तीखा कर दिया है। पुतिन ने स्पष्ट कर दिया कि अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस पूरी तरह से तैयार है। इस बीच नेटो और यूरोपीय देशों ने भी अपनी रक्षा तैयारियों और सामूहिक सुरक्षा रुख को मजबूत करने का फैसला किया है। लेकिन विश्लेषक कहते हैं कि 2025 और 26 अभी भी शांत लेकिन खतरनाक दौर कहते हैं। सीधे युद्ध के बजाय रूस साइबर हमलों, ड्रोन अतिक्रमण और राजनीतिक दखल से यूरोप को घेरने में जुटा है। इसका मतलब अब तक बम नहीं बल्कि चिंता और तैयारी है। लेकिन अगर गलती हुई, कोई राजनीतिक गफलत हुई, तो कोई अप्रत्याशित घटना हुई, तो ये तनाव न्यूज हेडलाइन से आगे वास्तविक मोर्चा बन सकता है। 2026 में क्या रूस या यूरोप कोई अगला कदम उठा लेगा? क्या हाइब्रिड युद्ध अचानक खुली जंग में बदल जाएगा? क्या हम जल्द ही बमों, मिसाइलों या ड्रोन की खबरों के साथ दुनिया देखेंगे? किसी एक इत्तेफाक की कमी और दुनिया के लिए 2026 सिर्फ एक साल नहीं, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूरोप और रूस में आखिर टकराव हो क्यों रहा है, इस टकराव की वजह क्या है। दरअसल यूरोप और रूस के बीच में टकराव की कई प्रमुख वजहें हैं। वजह नंबर 1 समझिए, यूरोपीय देश हथियारों की सप्लाई लगातार बढ़ा रहे हैं। दूसरी वजह जो सामने आ रही है उसमें हथियारों का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। जो तीसरी बड़ी बात सामने आती है वजह के तौर पर, हथियारों के प्रोडक्शन में रूस की सीज संपत्ति का इस्तेमाल किया जाना। चौथी बड़ी वजह सीज संपत्ति की नीलामी से यूक्रेन की फंडिंग होती है। पांचवी बड़ी वजह जो सामने आई उसमें रूस भी यूरोप पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। तो ये वो बड़ी वजह है जिनसे ये तो स्पष्ट नजर आता है कि कैसे अब रूस और इसके साथ ही नाटो का तनाव आने वाले वक्त में बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। गाजा और इजराइल की बात करें, यहाँ पर फिर से एक अलग तनाव है। गाजा में फिर दहशत की बू फैल रही है। हमास और इजराइल के बीच में तनातनी एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर है। हमास का दावा है कि हम हथियार छोड़ेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर। जवाब में इजराइल का रुख और भी ज्यादा सख्त हो गया। गाजा को स्वतंत्र राज्य कभी नहीं बनने देंगे। संघर्ष विराम के बीच भी गोलीबारी की आवाजें यहां सुनाई देती हैं। धमाकों की गूंज और लोगों में खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राहत सप्लाई रुक रुक कर पहुंच रही है, दवाइयां कम हैं और लोग लगातार विस्फोटों की आशंकाओं में रातें काट रहे हैं। इस तनातनी ने फिर संकेत दिया है कि गाजा किसी भी पर फिर बारूद की आग में घिर सकता है और सबसे बड़ी कीमत वही देगा जो हमेशा देता है, यानी कि गाजा का आम इंसान। משהו אבל כדי להביא אותו. गाजा एक बार फिर कयामत की दहलीज पर खड़ा है। हमास और नेतन्याहू
दोनों अपनी अपनी शर्तों पर हुंकार भर रहे हैं और बीच में फंसा है एक पूरा इलाका, यानी कि गाजा, एक पूरा जनसमूह, मानवता। हमास प्रमुख खलील अल अहैया ने बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि हम हथियार छोड़ेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर। उनके मुताबिक हमारे हथियार कब्जे और आक्रामकता के अस्तित्व से जुड़े हैं। कब्जा खत्म होगा तो ये हथियार राज्य के अधीन चले जाएंगे, यानी सीधा संदेश, अगर इजराइल गाजा छोड़ दे तो हथियार भी चुप हो जाएंगे। लेकिन जवाब आया इजराइल की तरफ से उतना ही सख्त। इजराइल कह चुका है कि गाजा को स्वतंत्र राज्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इजराइल का दावा है कि गाजा हमास के हाथ में रहे, ये उसके लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में संघर्ष विराम का दूसरा चरण शुरू होने से पहले हमास ने एक और संकेत दे दिया है। कहता है, हम अपने हथियारों को फ्रीज करने या फिर स्टोर यानी सुरक्षित जगह रखने पर चर्चा करने को तैयार है। ये संकेत है शांति की तरफ या एक नई रणनीति की, ये अभी कोई नहीं जानता। लेकिन इतना साफ है, दोनों तरफ की शर्तें इतनी कठोर, इतनी सख्त हैं, इतनी टकराती हुई है कि गाजा में फिर से आग, फिर से फौलाद, फिर से खून, फिर से चीखों की वापसी की आहट सुनाई दे रही है। कहते हैं कि जंग कभी किसी की नहीं होती और अगर ये शर्तें ऐसे ही भिड़ती रहीं तो सबसे बड़ा खामियाजा फिर गाजा का आम इंसान ही भुगतेगा। दुनिया देख रही है, मध्य पूर्व एक बार फिर एक नए मोड़ पर खड़ा है और गाजा एक बार फिर कयामत के साए में है। यानी गाजा की समस्या फिर बढ़ने वाली है, क्योंकि गाजा में रुक रुक कर हमले होते रहते हैं। गाजा में सिर्फ हमले समस्या नहीं है, भूख भी है, प्यास भी है, दवाइयों की किल्लत भी है। युद्ध विराम टूटते ही सप्लाई पॉइंट फिर बंद हो गए, राहत सामग्री फिर सीमित हो गई। लोग इतने दहशत में हैं, एक महिला कहती है, पहले बम गिरते थे, अब खाना भी मुयस्सर नहीं, हम दोनों तरफ से मर रहे हैं। युद्ध से ज्यादा मार अब भुखमरी और बीमारियों की लग रही है। यही कारण है कि गाजा में हर विस्फोट सीधे दिल पर गिरता है। और वहीं हमास ने बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है, हम इजराइल पर ऐसा वार करेंगे जिसकी कल्पना नेतन्याहू ने कभी नहीं की होगी।
हमास के प्रवक्ता का आरोप है कि 10 अक्टूबर को सीज फायर हुआ था, लेकिन 59 दिनों में इजराइल ने 500 से ज्यादा बार युद्ध विराम को तोड़ा है। युद्ध विराम एक राजनीतिक भ्रम था। हमास कह रहा है इजराइल को सबक जाम देकर भी सिखाएंगे। उनका संदेश, अगर हमला रुका नहीं तो जवाब इजराइल की सीमाओं के भीतर जाकर देंगे। यह बयान पूरे क्षेत्र को एक नए टकराव की ओर धकेल रहा है। इजराइल भी पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं है। रक्षा मंत्रालय की ओर से संकेत, अगर जरूरत पड़ी तो हम तीनों मोर्चों पर एक साथ भिड़ने को तैयार है। पहला मोर्चा होगा गाजा, दूसरा मोर्चा होगा लेबनान, तीसरा मोर्चा होगा हुती। इजराइल का दावा है कि हमास को खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता है। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक जारी है। कुछ घंटों के अंतराल में सीमा के पास 3 विस्फोट सुनाई दिए। और आक्रमण में अब बारी है आज का सवाल की। आज का सवाल है, आयरलैंड की राजधानी क्या है? आपके सामने 2 ऑप्शन है। पहला है डबलिन, दूसरा लंदन। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल के जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं प्रसन्नदीप शान, जो कि जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। प्रसन्नदीप शान जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।